Welcome to digital learning classes in SQ platform. I am Anuj Dwivedi. I am assistant professor at Electronic and Communication Department in Sri Krishna University, Chhatarpur. So today we are going to discuss about EDC, Electronic Device and Circuit. That is my subject. So today we will discuss in detail. EDC, Electronic Device and Circuit. So the electronic device and circuit is very crucial and very important subjects. Why it is very crucial and why it is very important? Because there are very reasons behind it. पहला कारण इसमें ये है कि ये इंजीनियरिंग के कम से कम 4 या 5 ब्रांचेस का कॉमन सब्जेक्ट है. जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक ईसी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का ये सबसे बेसिक सब्जेक्ट है. दूसरा आपका ये इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच को भी कवर करता है. तीसरा आपका जो है तो ये आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच को भी कवर करता है. साथ ही इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच को भी ये कवर करता है. साथ ही साथ ये जो आपके कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जैसे गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा वेटेज का सब्जेक्ट रहता है क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट है. साथ ही साथ एक और सब्जेक्ट होता है, एक और एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका IES, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उस पर भी इसका काफ़ी बड़ा वेटेज है EDC का. इसलिए ये ओवरऑल ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है. सो दैट वी हैव टू स्टडी इन डिटेल. और सबसे बड़ी चीज़ ये क्या है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है. तो जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो आगे के जो एडवांस सब्जेक्ट है वो हमको समझ में नहीं आएंगे. तो व्हाट आर द टॉपिक्स वी हैव टू कवर इन दिस EDC? First I am explain here. So the first topic is that semiconductor physics. Semiconductor physics. The second topic is that diode. Third is BJT, bipolar junction transistor. Fourth one MOSFET. Metal oxide semiconductor field effect transistor. Fifth, MOS capacitor. And the last topic of this subject is IC fabrication. So this is the syllabus what we have to study in EDC, electronic device and circuit. So I am written here syllabus. So the first topic of this syllabus is semiconductor physics. So the first thing is that why EDC is start with the semiconductor physics. What is the reason behind it? What we have to discuss here. Semiconductor physics means there are 3 type of material present in the world or in the earth. First is metal, second is semi-metal,
and third one is non-metal. Metal, it's also known as conductor, and semi-metal is also known as semi-conductor, and third is non-metal, or it is also known as insulator. It is also known as insulator. तो जो EDC होता है, तो EDC में हमको मेनली फोकस करना रहता है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स पे, क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो होती है, चाहे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिर्फ सेमीकंडक्टर मटेरियल से फैब्रिकेट होती हैं या बनाई जाती हैं. सो वी हैव टू फोकस ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल. सो सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए हमको उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ की एनालिसिस करने के लिए कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसका हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में यूज करते हैं, उन सारी एनालिसिस के लिए हमको सबसे पहले स्टडी करना पड़ता है सेमीकंडक्टर फिजिक्स की. इसलिए ये पहला टॉपिक हम लोग जो रखते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स रखते हैं. और सेमीकंडक्टर फिजिक्स जो है सबसे ज़्यादा फंडामेंटल टॉपिक है. अगर सेमीकंडक्टर फिजिक्स को हमने अच्छे से समझ लिया तो इसके बाद जो आने वाले दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे इसके बाद जब हम डायोड की स्टडी करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट जो डायोड में लगेंगे वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के लगेंगे. इसके बाद बीजेटी की स्टडी होगी तो बीजेटी में भी यही सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं. बीजेटी के बाद आपका जो मॉसफेट आएगा, मॉस कैपेसिटेंस आएगा, आईसी फैब्रिकेशन टेक्निक्स आएंगी, तो उनमें सारे जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर फिजिक्स के होते हैं. एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ EDC. तो यहाँ पे मैं आपको खाली क्या है एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि व्हाट वी हैव टू स्टडी इन फर्दर लेटर्स, ताकि एक आपके पास अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाए कि आगे चल के हमको क्या क्या पढ़ना है या कौन कौन सी चीज़ें हमारे कोर्स में या सब्जेक्ट्स में आगे पढ़ने के लिए आएंगी. तो इसमें क्या है मैं आपको एक ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये हमारा जो पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर फिजिक्स, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दूंगा कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है. तो देखिए, जैसे कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, तो इलेक्ट्रॉनिक की जो शुरुआत है, इलेक्ट्रॉनिक की जो स्टार्टिंग है वो इलेक्ट्रॉन से हुई है. इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन का घर है, हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ कॉल्ड एटम. इलेक्ट्रॉन का जो घर होता है वो होता है एटम. सो हियर वी हैव टू फोकस ऑन एटम. तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉन के घर एटम के बारे में जानना है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है. इसके बाद हमारी स्टडी धीरे धीरे जो आगे बढ़ेगी ग्रेजुअली, वी विल स्टडी अबाउट द फर्दर नेक्स्ट टॉपिक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन इलेक्ट्रॉन. कि इलेक्ट्रॉन है क्या और उसकी एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पहले हम बेसिकली जानने का प्रयास करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एटम होता है, हियर आई एम ड्राइंग अ स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो दिस इज माई एटम और दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एटम. ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं जो न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल हैं, और प्रोटॉन होते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिवर्स. वन इज इलेक्ट्रॉन एंड अदर वन इज प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन को कहा जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है. तो ये मेरा न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर जो ये सर्किल बनाया है इनको हम लोग सेल्स कहते हैं. सेल्स, जैसे ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये फर्स्ट सेल और ये मेरी सेकंड सेल. फर्स्ट सेल की अगर हम बात करें तो इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी फर्स्ट सेल में ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन. इसको हम डिनोट करेंगे ई नेगेटिव से. ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट सेल होगी इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो एटम में ये हमारे इलेक्ट्रॉन का घर होता है. एटम क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन का घर होता है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, दीज आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं. और ये जो मोशन है बहुत
स्पीडली मोशन करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो पॉइंट टू बी डिस्कस हियर व्हाट इज दैट, यह मज़ेदार बात यह है कि व्हाई दिस इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में गिरता क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाई इलेक्ट्रॉन नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न ये होता है वो दो तरह के फोर्स होते हैं। जो पहला फोर्स मेरा होता है दो तरह के फोर्स होते हैं, ये दो फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। पहला जो फोर्स है वो होता है मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा जो मेरा फोर्स होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं नाम दे देता हूं F1 और इसको नाम दे देता हूं F2। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट में अंदर की ओर लगता है। सेंट्रीपिटल, पीटल मीन्स इसको अभी केंद्रीय बल कहते हैं और इसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट में बाहर की ओर लगता है। तो जैसे ये मेरा यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लगेगा अंदर की ओर, यानी ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा F1 जो अंदर की ओर लगेगा, और इस इलेक्ट्रॉन पे एक बाहर की ओर भी फोर्स लगेगा जो मेरा होगा F2। तो ओवरऑल ये जो दोनों फोर्स होते हैं, जो इनका सम होता है, समेशन ऑफ द बोथ फोर्सेज इक्वल्स टू 0, यानी ओवरऑल जो इस इलेक्ट्रॉन पे जितना सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लग रहा है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें बाहर की ओर लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल फोर्स है वो शून्य है। जब इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिरेगा ही नहीं, वो अपना स्मूथली मोशन करता रहेगा। मीन्स टू से कि इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन कैसे गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें जो टोटल फोर्स है इलेक्ट्रॉन पे वो क्या होगा, 0 होगा, यानी समेशन ऑफ F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 0। टोटल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, हमारा 0 होगा। सो हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो मेरा F1 होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स ये अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स मेरा नेगेटिव चार्ज है। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्ज के बीच अगर दो चार्ज आपस में या तो रेपल होते हैं और या एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच क्या है, एक कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कूलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के पास कौन सा फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो द वैल्यू ऑफ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 Q1 into Q2 by R square. R is the distance between nucleus and electron. So here what we have to do there, Q1 क्या होगा, Q1 जो है वो चार्ज है किसका, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और जो मेरा Q2 है वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो इन दोनों चार्ज को हम एक सिंपल सा E से डिनोट कर लेते हैं। E का मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज। तो एलिमेंट्री चार्ज जो न्यूक्लियस के कारण होगा वो पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन के कारण जो एलिमेंट्री चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर दें तो व्हाट वी गेट देयर, E इंटू -E अपॉन R स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो F1 है
वो कितना निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ई माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ F1। ठीक है, अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो है F2। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ F2? तो सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसको हम सिंपली mv²/r से लिख सकते हैं। मीन्स टू से जो F2 होगा वो होगा mv²/r। ओके, so now here we will put the value of F1 and F2. So when we put the value of F1, so what is the value of F1 is mv²/r minus e square 4 pi epsilon naught by r square, that is equals to 0. If we solve this equation, we will find that, mv²/r is equals to e square 4 pi epsilon naught r square. That is my equation 1. ये हमारी पहली इक्वेशन आई। मीन्स टू से कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जितना सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। मीन्स टू से दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन पर है नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। नेट फोर्स इज 0, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग दैट कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है या मोशन कर रहा है, तो सबसे मेन जो इसमें चीज़ होती है कि अगर ये मोशन कोई चीज़ मोशन कर रही है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स में भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इसमें ऐसी कितनी एनर्जी होगी, तो हमको अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट करना है। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे तो हम बता पाएंगे कि जो फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है उसमें कितनी एनर्जी होगी, सेकेंड सेल का इलेक्ट्रॉन है उसमें कितनी एनर्जी होगी। So how can we calculate the energy of electron? See here. So this is the force which act on the electron, and this is the net force, because centripetal and centrifugal force is equal. Due to this electron does not fall into the nucleus. इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कितनी होगी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पर टोटल एनर्जी कितनी होगी। जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि कोई चीज़ अगर मोशन में होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो ये दोनों एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है, और ये दोनों एनर्जी कैलकुलेट करके हमको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर टोटल कितनी एनर्जी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जैसे ये एक एरोप्लेन है, दिस इज एरोप्लेन। अब ये एरोप्लेन अर्थ से इस h हाइट पे उड़ रहा है, तो इस पे दो तरह की एनर्जी वर्क करती हैं। एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके कारण ये प्लेन उड़ रहा है तो वो क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी इस पर एक एनर्जी होगी, वो होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो सेम थिंग इस इलेक्ट्रॉन पर भी होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन भी इस न्यूक्लियस के कारण एक फोर्स फील कर रहा है, और दूसरा इसमें क्या है, इसमें मोशन भी है। तो इसमें भी ये दो तरह की एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सो नेक्स्ट लेक्चर में we will discuss the amount of total energy of electron, ET. So we will calculate in the energy of electron in next lecture. Thank you.